नमस्कार, आदाब और जय सत श्री अकाल। हम आपके मित्र दोस्त आशीर्वाद आपके लिए साइंस की श्रृंखला क्लास 8 की हमारी चल रही है, जिसमें यह हमारी चैप्टर 17 आज हम देखेंगे। तारे और कहते हैं कि सौर मंडल या परिवार, जो भी कहना आप कह लीजिए, इसी के बारे में हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले यह क्लास आपको इन्फिनिटी वन एकेडमी की तरफ से बिल्कुल निःशुल्क दिलाई जा रही है, जिसका आपको कोई चार्ज नहीं देना है, बशर्ते आप लोगों को अभी सब्सक्राइब करने हैं, दोस्तों को शेयर करने हैं, लाइक करने हैं। चलिए अब जरा हम उससे पहले देखते हैं कि इसमें तारे और सौरमंडल में क्या कहता है। इसमें स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। आपको पता होगा कि पूरे जो ब्रह्मांड है उसमें टोटल प्लेनेट की संख्या कितनी है, आपको पता होगा। टोटल प्लेनेटों की संख्या जो आपको मिलती है 8 मिलती है, टोटल 8 मिलती है। और जिसका सन जो है सबका मुखिया है, सबका चच्चा है। सन जो है सबका चच्चा है। देखिएगा आगे क्या कहता है। इसमें कहता है कि द मून इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई, द सोलर द प्लैनेट्स, द मून एंड मनी अदर्स ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। कुछ नहीं, सीधा कहा है कि तारे, ग्रह, चंद्रमा तथा आकाश के बहुत से अन्य खगोलीय पिंड कहलाते हैं। मतलब आप देखते हैं ना, उसको सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। हम उसको कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। किसको किसको कहते हैं देखिएगा जरा। सेलेस्टियल बॉडीज की अगर बात करते हैं, जिसको हम लोग खगोलीय पिंड कहते हैं, खगोलीय पिंड कहते हैं। और यह पिंड क्या होते हैं, जिसमें आप देखते हैं तारा वगैरह, तारे होते हैं, ग्रह होते हैं, तारे होते हैं, ग्रह होते हैं, चंद्रमा होता है तथा आकाश होता है। ये सारे आप देखते हैं, इसको सेलेस्टियल बॉडीज में हम काउंट करते हैं। दे आर सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है। फिर कहता है द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज एंड एसोसिएटेड फेनोमेना इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। देखिएगा, खगोलीय पिंड और उनसे संबंधित परिघटनाओं के अध्ययन को खगोलीय पिंड कहते हैं, खगोलिकी कहा जाता है, जिसको हम लोग एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। और इसके जो स्टडी होता है, जो इसका स्टडी होता है, इस स्टडी को हम लोग एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। इस स्टडी को हम लोग एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। पूछेगा कि जो खगोलीय पिंड वगैरह, जो तारे हैं, ग्रह है, चंद्रमा है और जो आकाश है, इनका अध्ययन हम लोग किसमें कहते हैं? इसके स्टडी को हम लोग कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। इसके अध्ययन को कहते हैं, इसके स्टडी को हम लोग एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जरा ध्यान दीजिएगा। और इसको हिंदी में कहते हैं खगोलिकी। खगोलिकी हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में। और आपको पता है कि हमारी क्लास बाइलिंगुअल चल रही है। इंग्लिश वाला बच्चा, हिंदी वाली बच्ची या हिंदी वाला बच्चा, दोनों पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान देना फिर क्या कहता है। अब जरा हम इसमें मून के बारे में पढ़ते हैं। मून क्या होता है, मून के बारे में पढ़ते हैं। और यह मात्र एक पृथ्वी का ऐसा सिंगल है, बहुत सारे आप देखिएगा प्लेनेट के पास, किसी के पास 58, 59 ऐसे करके मून है। पृथ्वी के पास केवल एक मून है, पृथ्वी के पास केवल एक मून है। हम उसी के अध्ययन की बात करते हैं, जिसमें कहता है द डे ऑन विच द होल डिस्क ऑफ द मून इज द विजिबल इन नोन एज द फुल मून डे। On the 15th day of the 15th day, the moon is not visible. This day is known as the new noon day. The next days, only a small portions of the moon appears in the sky. This is known as the crescent moon. इसमें कहा उस दिन को जब चंद्रमा की पूर्ण चक्रिका दिखाई देती है, पूर्णिमा कहते हैं। और यह पूर्णिमा जो होता है, फुल मून डे, हमारे कुछ बच्चों ने कमेंट किया था, सर जी साफ साफ लिखिए गुरुजी। तो हम साफ साफ लिखने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा आप लोग भी पढ़ाई स्टडी पे ज्यादा ध्यान दीजिए और रीडिंग अपनी बढ़ाइए, सब साफ दिखने लगेगा। यह सारी घटना जो होती है ना, हम भी कभी थे
तो आपकी अगर रीडिंग कमजोर होती है तो आपको शब्दों को पकड़ने में दिक्कत होती है, और हम जितना लिखते हैं उतना बोल भी देते हैं। तो इसलिए जब आपकी रीडिंग, वर्ड मीनिंग ये सब सही रहेगा तो फिर आपको दिक्कत नहीं होती है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करें, हिंदी हो या इंग्लिश हो, किसी भी सब्जेक्ट को ज्यादा से ज्यादा आप रीड करें। 1 से 2 घंटे अपने लाइफ में कम से कम डालें जब तक आप 11th 12th नहीं पास करते हैं। रीडिंग कैपेसिटी बढ़ाए, फिर आपकी सब समस्या दूर हो जाएगी। गुरुजी साहब हमेशा लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिश्रा परिहार जो थे, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा फिर क्या कहता है इसी में, उस दिन को चंद्रमा की पूर्ण चक्रिका, यानी चंद्रमा जो होती है ना जी, गोल हो जाती है, इसी को चक्रिका कहते हैं, मतलब पूरा दिखाई देता है। इस दिन को हम लोग पूर्णिमा कहते हैं या फुल डे, फुल मून डे कहते हैं, ठीक है। आधा उसको जो होता है उसको शायद अमावस्या कहते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्या कहता है फिर, और 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता और यह दिन को अमावस्या कहते हैं। मतलब हर 15वें दिन जो चंद्रमा होता है लुप्त लगता है, उसको हम लोग अमावस्या कहते हैं, ठीक है। अगले दिन चंद्रमा का यह छोटा भाग आकाश में दिखाई देता है, इसे बाल चंद्र कहते हैं, जिसको हम लोग देख लिए हैं कि न्यू मून डे। द नेक्स्ट डे ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द मून appears in the sky. This is known as the crescent moon. Crescent moon, इसको क्रिसेंट मून कहते हैं। आगे देखना, चलिए उसके बाद कहता है द वेरियस शेप ऑफ द ब्राइट पार्ट्स ऑफ द मून एज सीन ड्यूरिंग द मंथ आर कॉल्ड पासेज ऑफ मून, जिसमें कहा कि पूरे माह तक दिखाई देने वाली चंद्रमा की प्रदीप्त भाग की विभिन्न आकृतियों को चंद्रमा की कलाएं कहते हैं, जो उसकी कला होती है, जिसको कॉल्ड आर फेज ऑफ मून कहते हैं, ठीक है। फेज ऑफ मून जो होता है उसी को कहते हैं, ध्यान देना। फिर कहता है ऑलमोस्ट ऑल फेस्टिवल्स इन द इंडिया आर द सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू द फेजेज ऑफ द मून। फॉर एग्जाम्पल्स दिवाली, न्यू मून डे, बुद्ध पूर्णिमा एंड गुरु पूर्णिमा, और बर्थडे, फुल मून डे, उसके बाद महाशिवरात्रि, 13th नाइट ऑफ द वर्ल्ड, उसके बाद बेबिंग मून, ईद उल फितर और सनलाइट ऑफ क्रिसेंट मून। मेरे दोस्तों मित्रों, आपको पता होना चाहिए कि भारत एक ऐसा अजूबा देश है जो हर चीज की पूजा करती है। सूर्य की उपासना, चंद्रमा की पूजा, वृक्षों की पूजा, माँ बाप की पूजा, ये सारे आपको भारत में देखने को मिलता है। कारण है कि हमारा इन सब चीजों से जुड़ाव बहुत अधिक है। इसीलिए तो हमने देखा बुद्ध पूर्णिमा वो भी चंद्रमा के लेके होता है, ईद उल फितर वो भी उसी को लेके होता है। ये सारे जितने भी फेस्टिवल्स है वह सारे आपको कब होते हैं, जब आप चंद्रमा चांद देख करके पूजा, वो छोड़ दीजिए वे हाल फिलहाल जो हुई थी करवा चौथ की जो व्रत हुई थी, वो भी महिलाएं चंद्रमा को देख कर ही तोड़ती है। अब तो नए फैशन, नए ट्रेडिशन में शामिल हो रहा है सब। ये क्या है? ये हमारा जो डाइवर्सिटी है ना, एक बात बताइए, इस डाइवर्सिटी में हिंदू भी पूजा करता है चंद्रमा का, मुस्लिम भी करता है, सब करता है, ऐसा कोई नहीं। बौद्ध भी करता है, सिख ईसाई बात करते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जो चंद्रमा का पूजा नहीं करता है। तो यह हमारी क्या है, कल्चरल डाइवर्सिटी है जिसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं, हमारी ट्रेडिशन है जिसको हम लोग जी रहे हैं। और यह दुनिया के और किसी देश में आपको चंद्रमा को चंदा मामा नहीं कहा जाता है और चंदा मामा का पूजा नहीं किया जाता है। माँ भी बचपन में कहती है कि चंदा मामा को बुलाने के लिए कहती है। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी तरह से फिर आगे कुछ और कह रहा है भारत में लगभग सभी पर्वतों को चंद्रमा की कलाओं के अनुसार मनाया जाता है। मतलब सभी पर्वों को चंद्रमा के अनुसार, कलाओं के अनुसार मनाया जाता है। उदाहरण के लिए दिवाली, अमावस्या, बुद्ध पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती और पूर्णिमा, महाशिवरात्रि, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, शुक्ल पक्ष की प्रथमा, बाल चंद्र के दर्शन के अगले दिन ईद उल फितर मनाई जाती है, जो मुस्लिमों के लिए सबसे बड़ी पर्व मानी जाती है। ठीक है, आगे देखिए।
उसके बाद फिर क्या कहता है कि कहता है बी सी द मून बिकॉज द सनलाइट फैलिंग ऑन इट्स गेट्स रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स अस, बी देयरफॉर सी ओनली द पार्ट ऑफ द मून फ्रॉम विच द लाइट ऑफ द सन इज रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स अस। जिसमें कहा हमें चंद्रमा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यह अपने पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को हमारी ओर परावर्तित करता है। यानी आपने देखा therefore see only that parts of the moon from the which is the light of the sun is reflected towards, उसको वह रिफ्लेक्टेड करता है। ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद क्या कहा, चंद्रमा के उसी भाग को देख पाते हैं जिस भाग से सूर्य का परावर्तित प्रकाश हम तक पहुंचता है। ठीक, देखिए अब हम चंद्रमा के पृष्ठ के बारे में देखते हैं। द मून सरफेस कहता है मून सरफेस इज द डस्टी एंड बैरन, देयर आर मेनी क्रिएटर्स ऑफ डिफरेंट साइज, इट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ स्टीप एंड हाइट माउंटेन्स, सम ऑफ दीज आर एज हाइट ऑफ द हाइएस्ट माउंटेन्स ऑन द अर्थ, द मून हैज नो एटमोस्फेयर, यानी अपना मून के पास कोई एटमोस्फेयर नहीं है। जिसमें कहा चंद्रमा के पृष्ठ धूल भरा तथा निर्जल है और उस पर विभिन्न आमापों के गर्त हैं और इस पर बहुत से खड़ी ढाल वाले ऊंचे पर्वत भी हैं। इनमें से कुछ पर्वत तो ऊंचाई में पृथ्वी के सर्वाधिक ऊंचाई के पर्वतों के समान है। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, मतलब जिस तरह से पृथ्वी पर वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, उस तरह से चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। द स्टार्स, तारे, स्टार्स इमिट लाइट ऑफ देयर ऑन, द सन इज ऑल्सो अ स्टार, सन भी एक तारा है। और कहा द स्टार्स आर मिलियंस ऑफ टाइम्स फर्दर, देखिएगा द स्टार्स, तारे, stars emit light of their own, the sun is also a star, the stars are millions of times further away than the sun, therefore the stars appear to us like points। जिसमें कहा तारे अपना प्रकाश उत्सर्जित करते हैं और सूर्य भी एक तारा है और तारे सूर्य की तुलना में लाखों गुना अधिक दूर है और इसलिए तारे हमें बिंदु जैसे प्रतीत होते हैं, सूर्य से लाखों गुना बड़ा है। ठीक है, आगे देखिएगा फिर क्या कहा, द सन इज नियरली ठीक है, यानी 150 मिलियन अवे फ्रॉम द अर्थ, away from the earth. The next nearest star is the Proxima Centauri. It is at the distance of about from the earth. Proxima Centauri 40 trillion Proxima Centauri kilometer from, known as a light per year। ठीक है, it is the distance traveled by light is 1 year. The speed of light is about 3 lakhs kilometers per second. Thus, the distance of the sun from the earth may be said to be about 8 light minutes. The distance of Alpha Centauri is about 4.3 light year। जिसमें कहा सूर्य पृथ्वी से लगभग, आपने देखा सूर्य पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। सूर्य किससे? पृथ्वी से। ये जो हमारा तीसरा नंबर में अर्थ है ना, इसका 150 मिलियन यह हमारी दूरी है। ठीक है, आगे देखिएगा। उसके बाद क्या कहा, इसके बाद कहा कि दूसरा निकट प्रोक्सिमा सेंचुरी है। जो दूसरा आपने देखा जिसको 40 ट्रिलियन कहते हैं, यह दूसरा निकट, इसके बाद वाला वही है। और इतनी अधिक दूरियों को लंबाई के अन्य मात्रक प्रकाश वर्ष से, यानी इसको मापने का जो यंत्र, जैसे बुखार लगता है तो थर्मामीटर से नापते हैं, तो इसको लाइट ईयर से नापते हैं।
LIGHTYEAR प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। जो यह लाइट ईयर आप देखते हैं यह 3 लाख 1 सेकंड में 3 लाख प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर भागता है। अब इसको तो थर्मामीटर से नापेंगे तो टूट जाएगा भाई। बताइए थर्मामीटर से स्केल से नापेंगे पहुंच पाएंगे? वो जो फीता होता है दर्जी वाला उससे नापेंगे तो अब कम जाएगा, क्या होगा? कम जाएगा, उसे नहीं नापते। तो अब क्या नापते हैं? लाइट ईयर प्रकाश वर्ष से नापते हैं उसको। इसको बोलते हैं कम है आकार अस, और ईयर को वर्ष बोल दीजिए व और स। चलिए देखिएगा देखिएगा द स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और द स्टार अपीयर होता है ईस्ट से वेस्ट में, मतलब यह डायरेक्शन है बेटा। इसको कहते हैं पूर्व, इसको कहते हैं पश्चिम। हेने से हेने आता है। सुबह के समय जब देखिएगा ना उस समय भी तारे दिखते हैं, लेकिन उनकी विजुअलाइजेशन कम होती है। रात के समय विजुअलाइजेशन क्या होता है कि सुबह में जो सूर्य का प्रकाश होता है ज्यादा दिखता है, रात में उनकी प्रकाश की वजह से जो चमकने वाले तारे होते हैं वह काम करते हैं। तो दिन में इसी की वजह से जो होता है ना ये STARS या कम दिखता है। क्या दिखता है? दिखाई कम देता है, ठीक है, यानी इनकी विजुअलाइजेशन कम होती है, ठीक है। फिर कहा द स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और स्टार व्हिच राइज इन द ईस्ट इन द इवनिंग सेट्स इन द वेस्ट। ईस्ट हुआ, इसमें कहा ये पूरब में राइज हुआ, इसमें कहा राइज का मतलब हुआ उदय, में डूब गया, इसमें कहा ईस्ट इन द इवनिंग सेट। देखिएगा एक मिनट, सॉरी, स्टार व्हिच राइज इन द ईस्ट और इन द इवनिंग सेट इन द वेस्ट। और इसमें जो हुआ ना, इसमें जो कहने का मतलब इवनिंग में सेट्स, इसमें जैसे हम देखते हैं यह उदय हुआ, इसका उदय हुआ, इसका अस्त हुआ। मतलब यह जब सुबह सुबह सोकर के उठा पूरब में, सूर्योदय पूरब में होती है। पूरब में होने के कारण क्या होता है कि इसकी विजुअलाइजेशन को दबा देती है, कहती है रुको अभी हम हैं, तुम पीछे आओ। रात में सूरज कहता है कि हम पीछे जा रहे हैं, तुम आगे आओ। सूरज पीछे गया और आगे आकर के फिर इसको दिखाने का काम करा। तो नाइट में विजुअलाइजेशन स्टार्ट की बढ़ जाती है ड्यू टू रीजन ऑफ सनलाइट। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं, और तारे जो सूर्यास्त होते ही पूर्व में उदय होते हैं। और यह सारी घटना कब होती है? देखिएगा एक मिनट, गलती हो गया, थोड़ा लग रहा है हमको। यह कब होती है? यह जब यहाँ मान लीजिए सूर्योदय हुआ है, सूर्यास्त हुआ और सूर्यास्त के समय यह राइज हुआ। तो अच्छा दिखाई वही देता है ना। जब अभी कहा कि जैसे सूर्य भगवान पीछे घस के तभी आगे आके फ्रंट वॉल का काम किया। जब सूर्योदय सूर्यास्त होता है दिखाई देता है, और जब यह सूर्यास्त होता है तब यह छुप जाता है, ठीक है। इसका ऐसे होता है, ध्यान दीजिएगा। और उदय कहाँ होता है? इसका भी ईस्ट में होता है। सूर्य का उदय कहाँ होता है? देखिएगा, वैसे नहीं समझिए, ऐसे समझिए, ऐसे इसलिए समझिए। मान लीजिए कि सन उगा, और सन उगा तो स्टार डूबा, सन उगा स्टार डूबा, सन उगा स्टार डूबा, और स्टार उगा तो सन डूबा, सन डूबा पंडुबा नहीं, सन डूबा। सन उगा स्टार डूबा, और स्टार उगा तो सन डूबा। बहुत अच्छा है ना याद करने का, देख लीजिएगा। तो इसीलिए दोनों का उदय जो हुआ ना पूर्व में हुआ, दोनों का अस्त जो हुआ पश्चिम में हुआ, ठीक है। पूरब माने ईस्ट और पश्चिम माने वेस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, कहा देयर इज एक्चुअल स्टार द पोल स्टार व्हिच इज सिचुएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ एक्सिस, इट डज नॉट अपीयर टू मूव। जिसमें कहा वास्तव में ध्रुव तारा एक ऐसा ही तारा है जो पृथ्वी के अक्ष की दिशा में स्थित है, और यह करता प्रतीत नहीं होता, मतलब इसकी गति नहीं करती है। आपको पता होगा कि आपने 6th क्लास में ज्योग्राफी में सोलर सिस्टम पढ़ा था, नहीं पढ़ा होगा तो वीडियो होगा, उसको देख लीजिएगा, वहां से बहुत कुछ आपको क्लियरिटी आएगी किस तरह से वह काम करता है उसके बारे में। आगे देखिए ना, फिर कहता है सेलेस्टिलेशंस यानी तारामंडल। इसमें कॉन्स्टलेशन मतलब तारामंडल, जिसमें देखिए क्या कहता है, द स्टार्स फॉर्मिंग ग्रुप दैट हैज रिकॉग्नाइजेबल शेप इज कॉल्ड सेलेस्टिलेशंस। जिसमें कहा पहचाने जाने योग्य आकृति वाले तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। जो पहचाना जाता है ना, जिसकी आइडेंटिटी होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। और कॉन्स्टलेशंस देयर devised by ancient people to able to recognize stars in the sky. The shape of constellations resembles objects familiar to these people. मतलब इस तरह से एक तो आपको पता चलता है कि किस तरह से दिशा, पहले के समय में लोग तारे देख करके दिशाओं का अनुमान लगाते थे, ठीक है। आगे प्राचीन काल में मनुष्यों ने आकाश में तारों को पहचानने के लिए तारामंडल की अभिकल्पना की, और तारामंडलों की आकृतियां उन व्यक्तियों की सुपरिचित वस्तुओं के सदृश थी। वन ऑफ द मोस्ट फेमस constellations which you can see during summer time in the earlier part of the night is Ursa Major, जिसको हम लोग क्या कहे हैं? तारामंडल Ursa Major. It is also known as the Big Dipper, the Great Bear और the Saptarishi. There are seven stars, ठीक है। There are 7 prominent stars in these constellations. उसके बाद कहा सर्वविख्यात तारामंडल में एक विख्यात तारामंडल सप्तऋषि है, जो 7 तारों का समूह है, और कहा जाता है कि इसको 7 ऋषियों के नाम पर भी रखा गया है, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए अब हम देखते हैं अर्सा मेजर के बारे में, जिसे सप्तऋषि भी कहते हैं। इसमें कहता है कि सप्तऋषि हैज बीन एसोसिएटेड विद 7 वेल नोन एंशिएंट इंडियन सेज और ऋषिज। अकॉर्डिंग टू एंशिएंट मैथोलॉजी, द 7 सेज who from the Saptarishis preserved the external knowledge of Vedas and explained to the people in every new age, ठीक है। जिसमें कहा सप्तऋषि 7 प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय संतों या ऋषियों के नामों
साथ संबंध है, नामों के साथ संबंध है। प्राचीन पौराणिक कथाओं के अनुसार सप्तऋषि नक्षत्र वेदों के शाश्वत ज्ञान को इंगित करते थे। मतलब यह नक्षत्र जिसको हमने देखा कि मैथोलॉजी जिसको कहते हैं, मैथोलॉजी जिसको कहते हैं, यह जो ब्रह्मांड के बारे में या जो आसमान में उगने वाले जितने भी सोलर आप देखते हैं कि तारे वगैरह जितने भी होते हैं उनके बारे में इनकी ज्ञान पुख्ता अच्छी खासी होती है और यह वेदों के भी अध्ययन कर चुके हैं। और यही 7 ऋषि के बारे में, जो सप्त ऋषि आपने देखा था कि जिसमें डायरेक्शन, समय, सब कुछ के बारे में, डायरेक्शन के बारे में बताया जाता है, और जो पौराणिक एंशिएंट पीरियड में जो लोग इससे अध्ययन करते थे उसी के बारे में। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, जिसमें यह किस तरह से उनके बारे में डिनोट करता है। ध्यान दीजिएगा, यह उन्हीं के बारे में, जो ऋषि थे उन्हीं के बारे में बताता है, जिसमें मरीचि थे, वशिष्ठ थे, श्रृंगिरस थे, और उसी तरह से अत्रि थे, ऋतु थे, और पुलह थे, और पुलस्त्य थे। यह सारे वही जो ऋषि हैं जिन्होंने सप्त ऋषि, इन्हीं के नाम पर जो 7 तारे हैं इन्हीं के नाम पर उनका नाम रखा गया है। उसके बाद देखते हैं यह पोलर स्टार। हाँ, अब ओरियन इज अनदर वेल नोन constellations that can be seen during winter in the state evening. Orion is also called the hunter, जिसमें कहा ओरियन एक अन्य विख्यात तारामंडल है जिसको हम लोग ओरियन कहते हैं। ओरियन ये दूसरा एक अन्य विख्यात तारामंडल है, मतलब फेमस तारामंडल है, विख्यात तारामंडल है, जिसे हम सर्दियों में मध्य रात्रि में देखते हैं। और यह जब भी सर्दी होती है आपको, ठीक है, सर्दी में मध्य रात्रि में हम इसको देखने का काम करते हैं। सर्दियों में यानी मिडनाइट इसको हम देखते हैं। ठीक है, ओरियन को शिकारी भी कहा जाता है और इसको शिकारी तारा भी कहा जाता है ओरियन को। ठीक है, देखिए कहा द स्टार Sirius, which is the brightest star is the sky is located close to Orion. आकाश में सबसे अधिक चमकीला तारा सिरियन यानी लुब्धक जिसको बोलते हैं, सिरियन, हाँ सीरियस या सिरियन, यह लुब्धक, ठीक है, ओरियन के निकट दिखाई देता है और इसके पास होता है, यानी इसके निकट ये दिखाई देता है, जिसको हम लोग सिरियस बोलते हैं और ओरियन के निकट दिखाई देने का कार्य करता है। और फिर देखिए क्या कहता है उसके बाद, कैसियोपिया is another prominent constellation in the northern sky. It looks like a destroyed letter M और W। यह जो लेटर है M और W से, जिसमें कहा उत्तरी आकाश में एक अन्य प्रमुख तारामंडल कैसियोपिया है। कैसियोपिया है, यह क्या है? यह भी एक अन्य तारामंडल है। कैसियोपिया यह भी एक तारामंडल है और यह अंग्रेजी के अक्षर W तथा M, W को उलट देंगे तो M हो जाएगा और M को उलट देंगे तो W हो जाएगा। W तथा M के बिगड़े रूप जैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। A constellation does not have only 5 to 10 stars, it has a large number of stars. However, we can see only the bright stars in constellations with our naked eyes. All the stars which make up a constellation are at the same distance.
दे आर जस्ट इन द सेम लाइन ऑफ साइट इन द स्काई, जिसमें कहा कि किसी तारामंडल में केवल 5 से 10 तारे ही नहीं होते, इसमें बहुत सारे तारे होते हैं और तथापि हम अपनी नंगी आंखों से किसी तारामंडल के केवल चमकीले तारों को ही देख सकते हैं, और जिस तारों से मिलकर कोई तारामंडल बनता है वे सब हमसे समान दूरी पर नहीं है, मतलब एक समान निश्चित दूरी पर नहीं है, वे आकाश में केवल एक ही दृश्य में है। ठीक है, उसी चीज को कहा। आगे देखिएगा, अब है द सोलर सिस्टम, सौर परिवार क्या होता है। ठीक है, जिसमें कहता है इसमें द सन हैड द सेलेस्टियल बॉडीज विच रिजॉल्व अराउंड it from the solar system. It consists of large number of bodies such as the planets, comets, उसके बाद asteroids and meteoroids. The gravitational attractions between the sun and the objects keeps them revolving around it. The 8 planets in their order to distance from the sun are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. आप देखते हैं कि पूरे आपको 8 ग्रह मिलते हैं। ठीक है, जिसमें से एक पृथ्वी ही ऐसा है जिस पर जीवन संभव है, बाकी ऐसे कोई भी ग्रह नहीं है। कहीं पानी तो कहीं आप देखते हैं कि एयर नहीं है, एटमॉस्फेयर का अभाव लगभग सारे जगहों को देखने को मिलता है। इसी के कारण एक अर्थ ऐसा है जहां लाइफ सर्वाइवल संभव है। ठीक है, आगे देखना, कहता है सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों से मिलकर सौर परिवार बना है और इस परिवार में बहुत से पिंड है, जैसे ग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह तथा उल्का। सूर्य तथा इन पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पिंड सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं और सूर्य के दूरी के अनुसार इनके क्रम इस प्रकार हैं: बहुत बुध शुक्र मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस तथा नेपच्यून। इस तरह से करके टोटल कितने ग्रह हो गए? 8 ग्रह हो गए। एक ग्रह और था जिसको हम लोग प्लेटो कहते थे, जिसको 2005-06 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, क्योंकि जो प्लेनेट होती है उसकी अपनी कुछ रूल्स होते हैं, जिसमें वह केवल अपने एक्सिस पर घूर्णन करती है, रोटेशन करती है, और रोटेशन केवल अपने ग्रह पर कर रही थी, जिसके कारण से उसको 2005-06 में ग्रह की प्लेनेट की श्रेणी से हटा दिया गया। ठीक है, ज्यादा दिन नहीं, कुछ ही समय के लिए वो ग्रह की श्रेणी में रहा था, क्योंकि एक जैसे कि मान के चलिए यह सन हो गया, और इस तरह से यह सौर परिवार, मतलब ये जितने भी ग्रह है आपको मिला करके सौर परिवार का निर्माण करते हैं, सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। जिसमें पहला आपको कहा बुध गया, बुध के बाद शुक्र गया, शुक्र के बाद हमने देखा कि पृथ्वी, कहा कि भैया हमको भी थोड़ा आने दो। पृथ्वी के बाद फिर मंगल कहा। पृथ्वी संडे को आया था, एक दिन का गैप चल रहा है। मंगलवार को कहा कि अब हम आएंगे फिर, तो मंगलवार को आपने देखा मंगल आ गया, मंगला दशा हमेशा के लिए बिगाड़ दिया। मंगलवार के बाद फिर बृहस्पतिवार आया, बृहस्पतिवार के बाद यूरेनस साहब कहे कि हमें भी आने दो, और यूरेनस के बाद नेपच्यून कहा कि हम तो हैं ही, और फिर एक 8वां 9वां ग्रह था जिसको हमने देखा था प्लेटू। और प्लेटू को आपने देखा, जो लेटू था, और प्लेटू को 2005-06 में हटा दिया गया, इसको हटा दिया गया ग्रह की श्रेणी से। ठीक है, आगे देखिएगा फिर क्या कहता है। उसी के बाद द एग्जैक्ट टाइम ऑफ अर्थ कंप्लीटिंग वन रोटेशन इज द 23 आवर 56 मिनट 59 सेकेंड नैनो सेकेंड। इतना कहने का मतलब नहीं है, पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूर्णन करती है वह 24 घंटे में करती है, यानी एक चक्कर पृथ्वी अपने घर में जो घूमती है वह एक दिन एक रात कुल मिलाकर के 24 घंटे का समय लगता है। क्वेश्चन पूछता है अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? पृथ्वी अगर घूमना बंद कर दे तो ना दिन ना रात, जो जिस अवस्था में है, अगर दिन है तो दिन और रात है तो रात उसी अवस्था में होकर रह जाएगा। ठीक है,
और यही चक्कर अगर पृथ्वी सूर्य को लगाती है तो लंबा समय लेती है। क्यों लेती है मालूम है? दूसरे का पैसा खर्चा करना होता है तो ज्यादा लोग मजा में करता है, अपना पैसा खर्चा करना होता है तो दिक्कत होता है ना, नहीं निकालता है लोग। वही हाल पृथ्वी के साथ भी होता है। पृथ्वी क्या, अन्य ग्रहों के साथ भी होता है। पृथ्वी जब सूर्य पे घूमने के लिए कहा गया, खूब मजा से घूमा, खूब चना चूरा मिठा खाया, आगे बढ़ा, खूब कुरकुरे या पकौड़ा खाया, फिर आगे बढ़ते 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 पूरा 1 साल लगा दिया, 365 दिन 6 घंटा लगा दिया, 1/4 उसको कहते हैं, 365 1/4 कहते हैं, लगा दिया। तो इसी तरह से करते करते अपने, यानी जो रिवॉल्यूशन किया, रिवॉल्यूशन जो हुआ, रिवॉल्यूशन 365 डेज, यानी जो अर्थ भैया है ना, जो अर्थ भैया है, धरती माता सूर्य पप्पा के यहाँ, जो सूर्य पप्पा के यहाँ कितना दिन में घूमे? 365 दिन 1/4, यानी 6 घंटा। तो ये घुमाई किए, और यही 6 घंटा को भी देखो क्या किए, 6 घंटा मिला करके 4 साल में एक लीप ईयर का निर्माण हुआ, जो कि 366 दिन का हुआ। धरती माता घूम ली, सूरज पापा के चक्कर लगा ली, 365 दिन 6 घंटा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसको रोटेशन कहते हैं। अपने एक्सिस पर घूमता है उसको आर से ही डिनोट करते हैं, दूसरे के एक्सिस पर भी घूमता है उसको भी आर से डिनोट करते हैं, मतलब कैपिटल लेटर आर से। तो जो अपने एक्सिस पर घूमने का काम किया रोटेशन, और दूसरे के एक्सिस पर घूमने का काम किया उसको रिवॉल्यूशन लाया, क्रांति लाने का काम किया, कि हम तो मजा ला रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर देखिएगा उसके बाद क्या कहा, ध्यान देना। फिर उसके बाद द सन कहता है इट इज अ इसमें कंटिन्यूअसली emitting huge amounts of heat and light. The sun is the main sources of heat and light for all the planet. यही एक सोर्स है सभी प्लेनेट के लिए जो हीट और लाइट देता है। ठीक है, उष्मा और प्रकाश देने का काम करता है। ठीक है, अच्छा, पृथ्वी से कल बताया था, जो पृथ्वी से अगर हमको चांद की दूरी निकालना हो, पृथ्वी से हमको सूर्य की दूरी मापना हो तो किस चीज से मापते हैं? हाँ, लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष से उसको हम नापते हैं। याद है, आप लोग तेज हैं। द प्लेनेट, ग्रह क्या होता है? द प्लेनेट्स लुक लाइक स्टार्स बट दे डू नॉट हैव अ लाइट ऑफ देयर ओन, दे merely reflected the sunlight that falls on them. The period of revolutions increases as the distance of the planet increases from the sun. जिसमें कहा ग्रह तारों की भांति प्रतीत होते हैं। ग्रह जो होते हैं वो तारे के जैसे ही दिखते हैं, परंतु ग्रहों में अपना प्रकाश नहीं होता और वे केवल अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं, रिफ्लेक्टेड करते हैं। ग्रहों की सूर्य से दूरी बढ़ने पर उनके परिक्रमण काल में भी वृद्धि होती है। मतलब जितनी दूरी उतना समय खाते पीते बिताएगा। है उसी जगह देख लीजिए ना, बुध भगवान घूमने का काम किए, कम समय लिए। शुक्र भगवान थोड़ा और समय लिए, और पृथ्वी धरती माता क्या की? जो अर्थ है वह समय 365। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। मंगल है, मंगल और समय लेगा। इसमें यह आगे बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते चला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। कहा, जिसमें कहा आगे देखते हैं, ग्रह तारों की भांति प्रतीत होते हैं, परंतु ग्रह में अपना प्रकाश नहीं होता, वे केवल अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। आगे देखिए, एनी सेलेस्टियल बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड अनदर सेलेस्टियल बॉडीज इज कॉल्ड इट्स सैटेलाइट। ठीक है, मून इज अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। या मून क्या है? सैटेलाइट किसका है? अर्थ का। फिर कहा देयर आर मेनी मैन मेड सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। कहा किसी खगोलीय पिंड की परिक्रमा करने वाले अन्य खगोलीय पिंड को उसका उपग्रह कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है और बहुत से मानव निर्मित उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, इन्हें कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। ठीक है,
मतलब कृत्रिम जो इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, फिर कहता है व्हेन द शैडो ऑफ द अर्थ फॉल्स ऑन द मून इट कॉजेज लूनर इलिप्स, व्हेन द शैडो ऑफ द मून फॉल्स ऑन द अर्थ इट कॉजेज सोलर इलिप्स, ठीक है। आगे देखना, जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण की परिघटना होती है, सौर जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तो सूर्य ग्रहण की परिघटना होती है। बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा। सपोज दैट ये पृथ्वी है, अर्थ है और यहाँ मून है, दोनों के बीच में शैडो काम करता है, दोनों के बीच में शैडो काम करता है और यह शैडो एक दूसरे को क्या करता है, एक दूसरे को उसके ऊपर जो पड़ने वाले प्रकाश होते हैं, जैसे यह आप देखा, और यह जो शैडो इस पे हुआ, शैडो है कहा, पृथ्वी की छाया, इसकी जो पृथ्वी है इसकी छाया क्या करा, मतलब उसकी शैडो जो होती है, पृथ्वी की जो शैडो होती है, अगर इस चंद्रमा पर पड़ी, मान के चलो या चंद्रमा है, अगर इस पे पड़ती है तो चंद्र ग्रहण लगता है, तो यहां पे कहते हैं चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण लगती है, ठीक है। आगे देखिएगा, परिघटना होती है और जब चंद्रमा की छाया और जब इस मून की छाया, इसकी शैडो क्या होती है, जब पृथ्वी पर पड़ती है तो यह कार्य सूर्य ग्रहण होगा, सूर्य ग्रहण होगा। उसी चीज को कहा है व्हेन द शैडोज ऑफ द अर्थ फॉल्स ऑन द मून इट्स लूनर एलिप्स, इसको बोलेंगे कॉजेज ऑफ लूनर एलिप्स, ठीक है, लूनर इलिप्स। और उसके बाद जब आप देखते हैं जो शैडो मून द्वारा इस पे अर्थ पे लगाई जाती है, कॉजेज ऑफ अ सोलर इलिप्स, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे सोलर एलिप्स का बात बोलेंगे। यहां सोलर क्लिप्स होता है, इक्लिप्स होता है, ठीक है, इस तरह से वह काम करती है। इस पर पड़ा तो चंद्र ग्रहण, पृथ्वी वाला उस पर पड़ा तो चंद्र ग्रहण, लेकिन अगर इसका वाला, अगर इसका वाला अगर मून वाला पृथ्वी पर पड़ा तो यहां पे आपको सोलर यानी सोलर इक्लिप्स, जिसको सूर्य ग्रहण कहते हैं, ठीक है। देखिएगा आगे, अब है सम अदर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी सौर परिवार के कुछ अन्य सदस्य ग्रहों को अतिरिक्त सूर्य की परिक्रमा करने वाले कुछ अन्य पिंड भी है, ये भी सौर परिवार के सदस्य हैं, जो ग्रह के अन्य भी कुछ हैं। एस्ट्रॉइड क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह, कहता है देयर इज ए लार्ज गैप इन बिटवीन द ऑर्बिट्स और मार्स जुपिटर, यानी ऑर्बिट और जुपिटर मार्स के बीच में जो ज्यादा स्पेस होते हैं ना, उसी को दिस गैप्स ऑफ ऑक्युपाइड बाय द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, दीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड, उसको हम लोग एस्ट्रॉइड कहते हैं। जिसमें कहा मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच काफी बड़ा अंतराल है और इस अंतराल को बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पिंडों में ने घेर रखा है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं, ठीक है, कॉल्ड द एस्ट्रॉइड, जिसको कहते हैं, एस्ट्रॉइड को हिंदी में क्षुद्र ग्रह कहते हैं, लिख लेना, एस्ट्रॉइड्स को हिंदी में क्षुद्र ग्रह कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं, ठीक है। अब कॉमेट्स क्या होते हैं, यानी धूमकेतु, दे revolves around the sun is highly elliptically orbits, their periods of revolutions around the sun is usually very long. A comet appears generally as a
bright hand with a long tail. The length of the tail grows is sight as approaches the sun. The tail of the comet is always directed away from the sun. Many comets are known to appear periodically. One such comet is a Halley's comet, which appears after nearly very 76 years. It was last seen in 1986, जिसमें कहा कि ये अत्यंत परवलीय कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सिर तथा लंबी पूंछ वाले होते हैं। जैसे जैसे कई धूमकेतु सूर्य के समीप आता है, इनकी पूंछ आकार में बदलती जाती है और किसी धूमकेतु की पूंछ सदैव भी सूर्य से परे होती है। और ऐसे बहुत से धूमकेतु ज्ञात हैं जो समय समय पर एक निश्चित काल अंतराल पर दृष्टिगोचर होते हैं। ठीक है, दिखाई देते रहे हैं। उसी तरह से आगे है हेलोका धूमकेतु। एक ऐसा ही धूमकेतु है जो लगभग हर 76 वर्ष के अंतराल पे दिखाई देता है, हेलोका जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, आगे अब देखते हैं मेट्रॉइड्स एंड मेट्रॉइड्स। इसमें उल्काएं और उल्कापिंड क्या होते हैं जरा देखना। कहता है कि देयर आर कॉमनली नोन एज शूटिंग स्टार्स, although they are not stars, they are called meteoroids. A meteor is usually a small object that occasionally enters the Earth's atmosphere. At that time, it has a very high speed. The frictions due to the atmosphere heat it up. It glows and evaporates quickly. That is why the bright streaks last for a very short time. Some meteoroids are large and so they can reach the earth before the evaporate completely. The body that reaches the earth is called a meteoroid. देखिए कहता है कि इसे शूटिंग स्टार या शूटिंग तारा कहते हैं, और यद्यपि यह तारा नहीं है, इन्हें उल्का कहते हैं। और उल्का सामान्यतः छोटे पिंड होते हैं जो यदा कदा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं और इस समय उनकी अति उच्च चाल होती है। वायुमंडलीय घर्षण जो एटमॉस्फेरिक जो फ्रिक्शन होते हैं, घर्षण के कारण तप्त होकर जल उठते हैं और चमक के साथ शीघ्र ही वाष्पित हो जाते हैं। यही कारण है कि प्रकाश की चमकीली धारी अति अल्प समय के लिए ही दृष्टिगोचर होती है। कुछ उल्का आकार में इतने बड़ी होते हैं कि पूर्णतः वाष्पित होने से पूर्व ही वे पृथ्वी पर पहुंच जाती है। वह पिंड जो पृथ्वी पर पहुंचता है उसे उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, आगे देख लो। कृत्रिम उपग्रह मानव निर्मित है और इसका प्रमोशन पृथ्वी से किया जाता है। यह पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह अर्थात चंद्रमा की तुलना में कहीं अधिक निकट रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। और भारत ने बहुत से कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण तथा प्रमोशन किया है। आर्यभट्ट भारत का प्रथम उपग्रह था, आर्यभट्ट। ठीक है, और कुछ अन्य भारतीय उपग्रह इनसैट IRS और कल्पना 1 यानी EVM, उसके बाद ईसैट। इनका उपयोग मौसम की भविष्यवाणी, रेडियो तथा टेलीविजन संकेतों के प्रेषण में किया जाता है। इनका उपयोग दूरसंचार तथा सुदूर संवेदन के लिए भी होता है। ठीक है, चलिए, यह आपकी तारे एवं सौर मंडल या परिवार अध्याय 17 समाप्त हुआ। फिर हम बहुत जल्दी अगली कक्षा के लिए आपसे मिलेंगे। उससे पहले यह चैनल को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो ताकि और लोगों की रिचमेंट यहाँ तक पहुँच सके। फिर हम अगली कक्षा में मिलेंगे, तब तक के लिए जय भारत, जय।